So our first chapter is the French Revolution. तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? In section 1 you will read about the French Revolution, the Russian Revolution and the rise of Nazism. In different ways all these events were important in the making of the modern world. तो हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म के बारे में, और ये सारे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. चैप्टर 1 इज ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो हमारा चैप्टर 1 है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर है. टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ग्रांटेड. मतलब जो हमारे आइडियाज है ना, लिबर्टी मतलब जो हम चाहे हम वही करें, फ्रीडम आज़ादी, और इक्वलिटी एकता, इक्वलिटी मतलब समानता, वो सब हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री. कि इन आइडियाज़ की भी एक हिस्ट्री है. बाई लुकिंग एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. हम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो एक छोटा सा हिस्सा इतिहास का हम पढ़ेंगे. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. मोनार्की मतलब किंगशिप, सिर्फ राजा वाला सीन, वो सब एंड हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गिव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो पढ़ते हैं हम आगे. हमारा फर्स्ट चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति. ओके. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 14 जुलाई 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज स्टेट ऑफ अलार्म. सिटी ऑफ पेरिस वॉज स्टेट ऑफ अलार्म थी. ठीक है. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो राजा था उसने कमांड करा था अपने सेना को कि वो सिटी के अंदर जाएं. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. अफवाह फैली कि वो अपने जो सैनिक हैं उनसे कहेगा कि आप जो लोग हैं उन पर जाके गोलियां चला दो. सम 17,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया. तो 7,000 आदमी और वुमेन एक साथ इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड करा कि मतलब मिलिट्री फोर्स उन्होंने बना ली अपनी खुद की, जो सिविल पॉपुलेशन उसमें आ गई, सारे आम जनता. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. वे बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए हथियार ढूंढने के लिए. फाइनली a group of 700 people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. तो क्या हुआ, फाइनली कुछ लोग 100-200 लोग गए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, एक फोर्ट में गए, किले में, बेस्टाइल, जिन्होंने वेयर दे होप्ड मतलब उन्हें पता था कि वहाँ पे हो सकते हैं एम्यूनेशन. होडेड एम्यूनेशन मतलब छुपे हुए हथियार फ्यूचर यूज़ के लिए कभी, तो उन्हें पता था. इन द आर्म्ड फाइट डेट फॉलोड, फिर हुई लड़ाई हो गई. द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड. तो बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मर गया और जो सारे कैदी थे वो छूट गए. 7 ही थे वैसे, तो देवर ओनली 7 ऑफ देम. येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. बेस्टाइल से सब नफरत करते थे क्योंकि किंग की जो एब्सोल्यूट पावर थी ना, उससे पता लगती थी कि हाँ किंग की क्या पावर है. This fortress was demolished and its stone fragments were sold into the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो वो किला पूरा तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा. एंड इट स्टोन फ्रैगमेंट्स, वो जो उसके टुकड़े थे उसे मार्केट में दे दिया. हु विश टू कीप एज ए सोवेनियर ऑफ ए डिस्ट्रक्शन, मतलब जिन लोगों को थिंक केप्ट एज ए रिमाइंडर, तो मतलब उसकी याद में कि हमने डिस्ट्रॉय करा, तो मार्केट में बेच दे कि लोग खरीद सकते हैं, देख वो याद रखेंगे कि उन्होंने क्या करा है. द डेज दैट फॉलोड से मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. और लड़ाई होती रही, झगड़े. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. बहुत सारे लोग, ब्रेड का प्राइस बहुत हाई हो गया था तो उस पर लड़ने लगे. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? फिर जब हिस्टोरियंस देखते हैं ना इस इंसिडेंट को, तो वे कहते हैं कि ये बिगिनिंग था ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड, मतलब इस इवेंट से ना किंग का मतलब ख़त्म हो गया था, पूरा मोनार्की पूरी ख़त्म हो गई थी फ्रांस में. Though most people at the time did not anticipate,
और किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था कि ये आउटकम होगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये हुआ वो। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट। French society during the last 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. तो जो लुइस 16 था किंग, उन्होंने वे चढ़े राज्य पे मतलब सिंहासन पे अपने थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एटोनेट। तो वे 20 साल के थे और उन्होंने शादी करी इनसे, मैरी एटोनेट। Upon his accession, the new king found an empty treasury. मतलब जब वे पोजीशन पे आए, जब वे राजा बन गए, तो उन्होंने देखा कि शाही खजाना बिल्कुल ख़त्म था, उनके पास कुछ वो खजाना नहीं था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत सालों से लड़ाई चलती हुई आ रही थी फ्रांस की और देशों के साथ, तो उसमें सारा उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे। एडिड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। और उसी में ऐड किया गया मतलब, और ये क्यों ख़त्म हुआ ज़्यादा, क्योंकि एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट मेंटेन होते थे इमेंस पैलेस, एक पैलेस था वर्सेलिस में, पैलेस ऑफ वर्सेलिस। तो उसमें कोर्ट रहती थी, मतलब सब मंत्री वगैरह ये सब, तो उसे मेंटेन करने के चक्कर में भी और रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। Under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. तो लुई 16 के अंडर में थी, तो फ्रांस ने हेल्प करा अमेरिकन कॉलोनीज़ को। तब ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज़ पे कब्जा कर रखा था, जैसे इंडिया पे था। तो ऐसी इंडिया पे तो बहुत बाद में आए 1600 के करीब, तो तब 13th में ब्रिटेन ने अमेरिका पे कर रखा था। तो लुई 16 ने हेल्प करी फॉर अमेरिकन कॉलोनीज़ टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी। और अमेरिकन वालों की भी एक एनिमी थी ब्रिटेन, और फ्रांस वालों की भी एनिमी थी ब्रिटेन, तो कॉमन एनिमी बोल दिया यहाँ पर। द वॉर एडिड मोर देन $1 billion टू अ डेप्ट। लिवरेज क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड 1794। 1794 से पहले पहले लिवरेज बोलते थे करेंसी को, जैसे यहाँ पे रुपी है इंडिया में, लाइक दैट। So the war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. तो बहुत सारे बिलियन लिवरेज खत्म हो गए थे, हम मतलब अंडर डेप्ट था फ्रांस का राजा। लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। लैंडर्स जो मनी देते हैं इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, तो वो अब 10% इंटरेस्ट कर दिया था उन्होंने लोन्स पे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट बजट्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो वे बाउंडेड थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज बाउंडेड, ऑब्लाइज मतलब बाउंडेड थे, टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो उनकी जो ज़्यादातर बजट था वो पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था, इंटरेस्ट देने में लैंडर्स को। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो अब एक बजट हुआ, उसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट के टैक्स देने, इंटरेस्ट देने में चला जाता था लैंडर्स को। तो फिर और रेगुलर एक्सपेंस मतलब जो खर्चे थे यूनिवर्सिटीज़ चलाने में, मेंटेन करने में आर्मी को, कोर्ट को, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो फिर इन सबको देखते हुए उन्हें टैक्स इंक्रीज करना पड़ा। वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। और ये मेजर मतलब टैक्स इंक्रीज करने के बाद भी सफिशिएंट नहीं था, इनफ नहीं था, मतलब इतना अंडर डेप्ट और इतना सब कुछ, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century वॉज डिवाइडेड इंटू 3 states एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd state पेड टैक्सेस। तो 3 ईस्ट स्टेट में डिवाइड हो गई थी, फर्स्ट ईस्ट स्टेट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन आते थे? क्लर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। ओके, फिर आते हैं सेकंड नोबिलिटी, जो नोबल पर्सन रहते थे बाय बर्थ, जैसे ड्यूक, लैंडलॉर्ड्स, ये टाइप। फिर आ जाते हैं हमारे 3rd स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। और हाँ,
थर्ड स्टेट में कुछ अमीर भी थे, कुछ गरीब भी थे, सब गरीब नहीं थे, अमीर और गरीब दोनों थे. द सोसाइटी ऑफ ईच स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. तो old regime बेसिकली एक वर्ड है, यूजली डिस्क्राइब करते हैं सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस को फ्रांस में बिफोर 1789. ओके. फिगर 2 shows how the system of each states in France society was organized. ये अभी बता दिया मैंने. पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन. तो जो पीजेंट्स थे उनकी 90% पॉपुलेशन थी. हाउ एवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड. और बहुत ही स्मॉल नंबर, मतलब वो जिसपे अपनी क्रॉप्स उगाते थे वो उन्हीं का लैंड था, तो वो बहुत कम थे. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन बाई नॉबल्स. 60% जो लैंड था वो नॉबल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था. द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट. तो जो ये वाले जो रिचर वाले थे इन्होंने लैंड 60% खरीद रखा था स्मॉल पीजेंट्स का, फार्मर्स, इन सब का. द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्गी एंड द नोबिलिटी enjoyed सर्टेन प्रिविलेजेस बाई बर्थ. तो जो ये जो मेंबर्स थे क्लर्गी और नोबिलिटी, इन पे enjoyed सर्टेन प्रिविलेजेस, मतलब स्पेशल राइट हुआ करते थे बहुत सारे बाई बर्थ, जन्म से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट. मतलब इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस. इन्हें और राइट्स मिले स्पेशल. दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. मतलब ये टैक्स ले सकते थे पीजेंट्स से अपना खुद का. पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. और जो पीजेंट्स थे वो भी बाउंड थे सर्विसेज देने के लिए अपने लॉर्ड को. जैसे उनके घर में काम करना पड़ता था या फील्ड्स में काम करना पड़ता था, आर्मी में रहना पड़ता था, या फिर सड़क बनानी पड़ती थी पीजेंट्स को, तो वे बाउंडेड थे इससे भी. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टेथेस फ्रॉम द पीजेंट्स. चर्च ने भी टैक्स लगा रखा था पीजेंट्स के ऊपर. टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. And finally, all members of the third state had to pay tax from the state. और फाइनली और फिर से एक टैक्स था जो स्टेट को देना पड़ता था डायरेक्टली. दिस इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको. तो और इनडायरेक्ट नंबर ऑफ टैक्सेस थे बहुत सारे जो उन पे इम्पोज करे गए लिवाइड, जैसे आर्टिकल्स ऑन एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको. द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन. तो ज़्यादातर पूरा टैक्स सिर्फ थर्ड ई स्टेट को देना पड़ता था इसमें, ना कि फर्स्ट को ना सेकेंड को. ओनली थर्ड स्टेट टैक्स देते थे. यहाँ पे एक ये पिक्चर है, रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे एक पीजेंट है और ये एक नोबल मैन है. तो दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड. द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल. ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक. और ना ही से मतलब एक अच्छा लुक भी नहीं देता, ये इतना सब लाया उसके लिए. द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स. जितना इस मतलब ये बताया गया है कि जितना किसी के पास होता है ना उसे और उतना ही ज़्यादा चाहिए होता है. द नॉवल मैन इज द स्पाइडर एंड द प्रेजेंट द फ्लाई. तो ये स्पाइडर और ये फ्लाई है, ये इसके जाल में फंसता जा रहा है और इसे खा जाता है एट द एंड. तो ये सब इसमें रिप्रेजेंट करा गया है इस पिक्चर में. द स्ट्रगल टू सर्वाइव. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो पॉपुलेशन बढ़ गई. दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. तो जो डिमांड थी फूड ग्रेन्स की खाने की वो बढ़ गई, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो ज़्यादा ही खाना चाहिए. अब प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. पर जो प्रोडक्शन थी फूड ग्रेन्स की वो मैच नहीं कर पा रही थी डिमांड से. मतलब फूड ग्रेन्स की कल्टीवेशन कम थी और पॉपुलेशन ज़्यादा. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली. तो ब्रेड मोस्टली कंज्यूम्ड फूड था
वहाँ की मेजॉरिटी में, तो उसका प्राइस बढ़ गया. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस. और ज़्यादातर वर्कर काम करते थे एज लेबरर्स वर्कशॉप में, पर उनकी जो वेजेस थी तो वो फिक्स थी, मतलब डेली जो उन्हें मिलते थे वेजेस पे दिहाड़ी, तो वो फिक्स थी. बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइसिंग प्राइसेस. और वेजेस बढ़ती नहीं थी. अगर प्राइसेस बढ़ा जैसे ब्रेड का, तो उनकी वेजेस तब भी उतनी की उतनी है. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. तो जो पुअर और रिच के बीच का गैप था वो और बढ़ गया. अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे. थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और जब भी बारिश नहीं पड़ती थी या हेल स्टोन्स की वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती थी, तो कंडीशन और ख़राब हो जाती है. दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन. तो इससे क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाती थी. एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड. जो बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड है वो ही खतरे में है, और ये होता रहता था फ्रांस में. हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स. डेड हार्वेस्ट, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, मतलब शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, फिर राइजिंग फूड प्राइसेस, देन द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बॉय ब्रेड, देन पुअर हेल्थ, तो हेल्थ ख़राब हो गई, और फूड राइट्स भी होने लगे, मतलब झगड़े होने लगे खाने के ऊपर. फिर पुअर हेल्थ से क्या हुआ, डिसीज़ एपिडेमिक्स, और उससे क्या हुआ, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ. और फूड राइट्स से भी जो लड़ाई होती थी खाने के ऊपर, उससे भी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ. तो ये पूरा एक कोर्स है सब्सिस्टेंस क्राइसिस का. अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. मतलब जो मिडिल क्लास थी वो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, और एंड हो गया स्पेशल राइट्स का, मतलब नोबल मैन वगैरह का एंड हो गया और एंड होगा, और मिडिल क्लास रहेंगी, ग्रोइंग मिडिल क्लास बढ़ जाएगी. तो वो एक पॉसिबिलिटी थी इन फ्यूचर में. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पहले peasants और workers ने पार्टिसिपेट करा था, विद्रोह करा था खिलाफ जब टैक्स बढ़े थे और जब फूड की कमी हो गई थी. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. पर कमी कहाँ रह गई कि उनके पास इतने कोई मेजर्स नहीं थे, कुछ था नहीं जो सही में कोई चेंज ला दे, सही में कोई बदलाव ला दे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़. तो ये सब चीज़ उन पे छोड़ दी गई जो थर्ड स्टेट में पढ़े लिखे थे और अमीर लोग थे. थर्ड स्टेट में जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, तो इन पे छोड़ देगा ये सब चीज़. द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the rich members of society. तो 13th सेंचुरी में क्या विटनेस हुआ, सोशल ग्रुप्स बनने लगे जिन्हें मिडिल क्लास बोल दिया गया. who earned their wealth through an expanding overseas trade, जो ट्रेड से अपनी अर्निंग करते थे, and from the manufacture of goods such as woolen, silk, textiles, और किससे करते थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. कौन कौन से, जैसे वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, साड़ी वगैरह, ये सब कपड़े. डेट वर ईदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या तो एक्सपोर्ट करे जाते थे बाहर किसी कंट्री में, या फिर उन्हें ही खरीद लेते थे रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers और administrative officials. तो उसमें बताया गया थर्ड स्टेट में कौन कौन था. लॉयर्स थे, मर्चेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे. ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ. इसमें सब पढ़े लिखे लोग थे और ये मानते थे कि कोई भी सोसाइटी का ग्रुप उसे स्पेशल राइटिंग मिलना चाहिए उससे बर्थ से. तो इससे डिफरेंस पैदा होता है ना, अगर किसी को आप स्पेशल राइट दे रहे हो बर्थ से और किसी को नहीं, मतलब किसी को उसकी बर्थ से इंपॉर्टेंस क्यों देनी है. रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट. और जो उसकी सोशल पोजिशन है ना, वो डिपेंड करनी चाहिए कि उसने क्या अचीव करा है लाइफ में, उसकी मेरिट पे. दीज आइडियाज इन्विजिजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. तो आइडिया
दिखने लगे फ्यूचर में भी कि एक सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम बनेगी जिसमें इक्वल लॉज होंगे और अपॉर्चुनिटीज होंगी सबके लिए, वर पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसोफर सच एज जॉन लॉके एंड जीन जैकेस रोइसियो। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉके sought to refute मतलब prove it wrong the doctrine of this divine and absolute right of the monarch। तो उन्होंने अपनी इस फिलोसफीज में बताया, प्रूव कर दिया रॉन्ग कि जो ये बिलीव है ना हमारा डॉक्ट्रिन, मतलब जो सेट ऑफ बिलीव्स है कि मोनार्की को एब्सोल्यूट राइट देना चाहिए, तो ये सब गलत है। रोजियो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन्होंने प्रपोज करा कि गवर्नमेंट ऐसे होनी चाहिए जिसमें रिलेशन रहे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहे बिटवीन पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। तो इन्होंने प्रपोज करा डिवीजन ऑफ पावर कि लेजिस्लेटिव में कौन सी पावर्स रहेंगी, मतलब जो लॉज बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव में जो उस लॉज का पालन कराते हैं, और जुडिशरी में जो लॉज की रक्षा करते हैं, तो उनमें डिविजन्स रही पावर्स की। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, ये यूएसए में भी था। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो यही मॉडल, यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में आ गया जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो जब अमेरिकन को मिल गई इंडिपेंडेंस तो आइडिया भी आ गया पॉलिटिकल थिंकर्स में, तो ये एग्जाम्पल सेट हो गया उनके लिए भी। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो जो उनके आइडियाज़ थे ये स्प्रेड हो गए सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेज में, और न्यूज़पेपर में लोग पढ़ने लगे आर्टिकल्स में। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और इन्हें तेज बोला जाता था उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। द न्यूज़ दैट लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर। और जो न्यूज़ फैली कि लुईस 16 जो राजा है वहाँ के, वो और टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे और एंगर फैला और प्रोटेस्ट हुआ। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, तो और प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ स्पेशल राइट्स टू द मोनार्की। थैंक यू।